Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss International Accounting Standard 27, that is related to consolidated and separate financial statements. Before talking about the consolidation or before making the difference between consolidated and separate financial statements, let me tell you that this is one of the important standard or one of the important topic in the area of financial reporting. So there are four key areas which you can see on the screen. यह हम कह सकते हैं कि आज जो हमारा लेक्चर है इसको मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और वो चार हिस्से जो हैं, द फर्स्ट वन इज़ ग्रुप अकाउंट्स. इसके अंदर हम देखेंगे कि एक जो ग्रुप है ये बनता कैसे है. अक्सर हम लोग सुनते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो इससे क्या मुराद है, डिफरेंट डेफिनेशंस को देखेंगे. सेकंड वन IAS 27 कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो हम कंसोलिडेशन को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है इस पे बात करेंगे, और एक कंसोलिडेटेड और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या फ़र्क होता है इसके ऊपर हम डिस्कशन जनरेट करेंगे. थर्ड की एरिया इज कंटेंट ऑफ ग्रुप अकाउंट एंड ग्रुप स्ट्रक्चर. यहाँ हम स्पेसिफिकली ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किन किन तरीक़ों से ग्रुप बन सकता है. बेसिकली देयर आर टू वेज. डायरेक्ट इंटरेस्ट से भी बन सकता है और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट से भी ग्रुप की फॉर्मेशन हो सकती है. दोनों के ऊपर बात करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रुप अकाउंट्स द रिलेटेड पार्टीज इश्यूज. तो ग्रुप में जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं ये एक दूसरे को किस तरह से बेनिफिट पहुंचा सकती हैं, ये रिलेशनशिप किस तरह से एक्सप्लॉइट हो सकता है, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने आ सकती हैं, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड डिस्कशन आज इंशाल्लाह जनरेट करेंगे. At the end of this lecture, you will find some questions जिसे मैं सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन का नाम दिया है मैंने. इससे पता चलेगा कि हमने जो आज का लेक्चर पढ़ा है हमें इसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हुई है. तो बी फोकस. और आज जो है ये हम जो जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड पे हम इन सारों को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस जनरेट करेंगे और उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे. अगर हम वो जो 6-7 क्वेश्चंस हैं हमने उनका आंसर दे दिया तो इट मीन्स वी आर एबल टू डिस्कस IAS 27 एंड वी हैव लर्नड इट. तो आई होप यू विल गिव मी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ग्रुप अकाउंट्स. तो बेटा ग्रुप अकाउंट्स जो है जब एक कंपनी दूसरी कंपनीज को कंट्रोल कर रही होती है तो इस कॉन्सेप्ट को ओवरऑल एक ग्रुप का नाम दिया जाता है, जिसमें कंट्रोल करने वाली कंपनी को होल्डिंग या पेरेंट कंपनी का नाम दिया जाता है और जिस कंपनी को या जिन कंपनीज को कंट्रोल किया जा रहा होता है उन्हें सब्सिडरी का नाम दिया जाता है. तो इन बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं ओवरऑल उन्हें ग्रुप अकाउंट्स कहते हैं. तो लेट्स सी व्हाटसोएवर इज रिटन ऑन दी स्लाइड्स. मैनी लार्ज बिजनेसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपनीज कंट्रोल्ड बाय वन सेंट्रल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी. कोई एक सेंट्रल कंपनी अगर दूसरी कंपनी या दूसरी कई कंपनीज को कंट्रोल कर रही होती है
तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप. ओके, टुगेदर दीज कंपनीज आर कॉल्ड अ ग्रुप. द कंट्रोलिंग कंपनी कॉल्ड द पेरेंट और होल्डिंग कंपनी will own some or all of the other shares in the other companies called subsidiaries. तो जिनको कंट्रोल किया जा रहा होता है वो सब्सिडरीज कहलाती हैं, और जो कंपनी कंट्रोल कर रही होती है उन्हें पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहा जाता है. बेटा यहाँ पे एक चीज़ जो है वो कंट्रोल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसको हम मज़ीद आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे कि ये कंट्रोल का क्या मतलब है. देखिए, स्टैंडर्ड जो है वो हर एक चीज़ को प्रॉपर वर्डिंग के साथ डिफाइन करता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्रिएट ना हो. तो ग्रुप अकाउंट्स की हमने बात कर ली. अब हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि वाई बिजनेस ऑपरेट एज ग्रुप. कि ग्रुप में ऑपरेट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है. एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करती है. देयर मे बी मल्टीपल रीजंस बट सम ऑफ देम आर रिटन, टू ऑफ देम आर रिटन हेयर. वन इज गुडविल. लेट्स मेक अ कंपैरिजन बिटवीन अ सिंगल कंपनी एंड अ ग्रुप ऑफ कंपनीज. साइकोलॉजिकली जब मैं एक तरफ सिंगल कंपनी की बात करूंगा, दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करूंगा, तो यू विल बी गिविंग मोर वेट्स टू ग्रुप ऑफ कंपनीज बिकॉज दिस विल हैव मोर गुडविल, दिस विल हैव मोर स्टेबिलिटी. इसके अलावा टैक्स और लीगल पर्पसेस, टैक्स या अदर लीगल पर्पसेस के लिए भी जो है वो ग्रुप्स जो है बनाए जाते हैं. और याद रहे बेटा, ग्रुप्स जो हैं ये तब बनते हैं जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स को ओन कर लेती है या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है. अब आगे जाके हम इन्वेस्टमेंट को डिस्क्राइब करेंगे कि अच्छा कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो ग्रुप बनेगा. उस इन्वेस्टमेंट को हम कितनी टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. तो ये सारी बातें आज हम आगे लेक्चर में जाके करेंगे. तो ये जो हम बात कर रहे हैं, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो इसको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इस प्रोसेस को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड कर रहे हैं वो आपके सामने है. नंबर 1 इज़ IAS 27 दैट इज़ रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आज का मेजर कंसर्न होगा. आज हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी उसका 90% जो है वो IAS 27 के इर्द गिर्द घूम रहा होगा. अनदर स्टैंडर्ड इज IFRS 3 दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशंस, एंड नेक्स्ट वन इज IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. तो ये तीनों स्टैंडर्ड जो हैं इनकी अक्सर असर्शन जो है वो ओवरलैप भी कर जाती हैं. लाइक IAS 27 एंड IAS 3 की बात करें तो इसमें भी कुछ ओवरलैपिंग मौजूद है. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये तीनों स्टैंडर्ड गाइड करते हैं ग्रुप अकाउंट्स, या ब्रॉडली कह सकते हैं कि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद है वो ये आपकी स्क्रीन पे तीनों हैं. IAS 27, IFRS 3 एंड IAS 28. ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सम डेफिनेशंस. जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हर स्टैंडर्ड जो है वो एक सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, और चीज़ों को डिफ़ाइन करना बेटा बहुत ज़रूरी होता है. इवन आप रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में भी हर एक चीज़ को प्रॉपरली डिफ़ाइन किया जाता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो. और बेटा ये स्टैंडर्ड जो होते हैं इनका मकसद ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, होमोजेनिटी आ जाए वर्किंग में, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स हैं वो कंपैरिजन कर सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. अगर मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ और वो उसमें कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए जा रहे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, आप अपने तरीके से बना रहे हैं, और एक थर्ड पर्सन जो
इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और अगर मेरी और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो सामने रखेगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड्स की जो है ज़रूरत थी, इसीलिए पेश आई ताकि इन्वेस्टर्स को कुछ कंपैरिजन्स में आसानी हो सके और कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम आए। तो सबसे पहले जो डिफ़ाइन हम करेंगे वो कंट्रोल को करेंगे, क्योंकि शुरू से हम बात कर रहे हैं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ग्रुप अकाउंट जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही होती है तो वो कंट्रोल वर्ड है क्या? द पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी so as to obtain benefits from its activities। ये IFRS 3, IAS 27 एंड 8 इन तीनों में इसकी डेफिनेशन मौजूद है कंट्रोल की, कि जब किसी कंपनी के पास पावर टू गवर्न, ये बेटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्निकली इन वर्ड्स का सहारा लेके ही चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप ये सारी जो है वो चीज़ें याद कर लें, इस एज पे चीज़ें याद नहीं की जाती, लेकिन जब उनको डिस्क्राइब किया जाता है तो उसके अंदर कुछ वो वर्ड्स आने चाहिए जो स्टैंडर्ड्स ने जो है वो यूज़ किए हैं ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन नज़र आए। तो पावर टू गवर्न अगर आ जाए किसी कंपनी के पास तो इट मीन्स उसके पास कंट्रोल आ गया है। तो कौन सी पावर टू गवर्न? पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज़। ओके, अब हम बात करेंगे सब्सिडरीज़ की। एक सब्सिडरी क्या होती है? An entity that is controlled by another entity। जिस बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है उसे सब्सिडरी कहते हैं, और जो एंटिटी कंट्रोल कर रही होती है उसे पेरेंट कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन IFRS 3, 27, IAS एंड IAS 28 में मौजूद हैं। पेरेंट कंपनी को अगर डिफाइन करें, एन एंटिटी दैट हैज़ वन और मोर सब्सिडरीज, जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज है। याद रखिए बेटा, अगर आप एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करे तो वो कभी भी ग्रुप अकाउंट नहीं बन सकता। ये बात स्टार्ट होती है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और उसके पास पावर टू गवर्न। अब वो पावर टू गवर्न कैसे आएगा उस पर आगे जाके बात करेंगे कि वो परसेंटेज कितनी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रुप। के ग्रुप किसको कहते हैं? अ पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज आर कॉल्ड ए ग्रुप। तो इसकी अभी हमने पिछली स्लाइड पे भी बात की है। एसोसिएट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एन एंटिटी इंक्लूडिंग एन unincorporated entities such as a partnership in which an investor has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of the investor। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, दैट इज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और अगर उसके पास पावर टू गवर्न आ जाए तो कहते हैं जी कंट्रोल आ गया। और अगर पावर टू गवर्न ना आए और उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मौजूद है, वो दूसरी कंपनी के डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो इट मीन्स दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट। अब टेक्निकली अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल 20% से अबव है, या इसके लिए कुछ और भी शराइत जो है वो IAS 28 ने दी हैं कि अगर ये जो शराइत पूरी हो जाएं तो ये एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। तो उसके ऊपर भी अभी आगे जाके हम लोग बात करेंगे। अप टिल नाउ वी आर जस्ट डिफाइनिंग दिस टर्म्स। तो एसोसिएट किसको कहते हैं? जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के फैसलों को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करने की पावर आ जाए, पावर टू गवर्न की बात नहीं हो रही, तो उसे एसोसिएट कहते हैं।
अच्छा, अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे थे, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को भी स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर दिया है ताकि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of an investee or an economic activity, but is not control or joint control over those policies. कंट्रोल नहीं है, लेकिन जस्ट पार्टिसिपेशन की पावर है, या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके फैसलों को. तो बेटा ये जनरली इन्फ्लुएंस तब आता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट का लेवल 20% और से ज़्यादा हो और 50% से कम हो. लेकिन अगर 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, क्योंकि आपके पास पावर टू गवर्न आ जाती है, आपके पास कंट्रोल आ जाता है. अब दो तरीके हैं. एक तो अगर मेरी कंपनी है, मैं सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल शेयर खरीद लूँ बी कंपनी के, 100% उसमें इन्वेस्ट कर दूँ, तो दैट सब्सिडरी इज़ फुली ओन्ड बाय मी. इसके अलावा पार्शली ओन भी हो सकती है. अगर मैं 50% से ज़्यादा, मतलब 51% और मोर बट लेस देन 100% इन्वेस्ट करूं, तो वो पार्शली ओन्ड जो है वो सब्सिडरी बन जाती है. और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 50% से कम हो लेकिन 20% से ज़्यादा हो, तो जनरली दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएट, तो मेरी एसोसिएट कंपनी है. और अगर 20% से भी इन्वेस्टमेंट कम हो तो वो मेरी जस्ट एक इन्वेस्टमेंट है. तो ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, और रेलिवेंट स्टैंडर्ड उसके साथ जो अकाउंटिंग को हैं वो कौन कौन से इसको गवर्न कर रहे हैं. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. पहली जो इन्वेस्टमेंट है, याद रहे कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी पे करती है. जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको ए को पेरेंट कहते हैं, और जिस पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसको सब्सिडरी कहते हैं. ठीक है, लेकिन ये तब मुमकिन है जब कंट्रोल बी का कंट्रोल ए के पास आ जाए. ओके, लेट्स सी. द फर्स्ट टाइप इज सब्सिडरी. तो सब्सिडरी तब बनती है जब कंट्रोल आ जाए. ये क्राइटेरिया आपके सामने है, ठीक है. और कंट्रोल को हमने डिफाइन किया था पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज. अब रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इन ग्रुप अकाउंट्स, फुल कंसोलिडेशन. इसमें फुल कंसोलिडेशन होती है, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा एज ए सिंगल एंटिटी रिपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ एसोसिएट. ये उससे थोड़ी सी कम लेवल की इन्वेस्टमेंट है जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है. अभी हम लोगों ने रिसेंटली बात की है या डिस्कस किया है पिछली स्लाइड में कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किस चीज़ का नाम है. तो इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू इक्विटी अकाउंटिंग, और वो एक अदर एरिया है जो हमारे रिसेंट सिलेबस का हिस्सा नहीं है. एसोसिएट के अलावा तीसरी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट विच इज़ नन ऑफ अबव. ना तो सब्सिडरी है ना ही एसोसिएट है. एसेट्स हेल्ड फॉर एक्रीशन ऑफ वेल्थ. आप वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए किसी दूसरी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जस्ट इन्वेस्ट कर रही है. एज़ फॉर अ सिंगल कंपनी अकाउंट्स एज़ पर IAS 39. तो सिंगल कंपनी अकाउंट्स जो है वो उसका एक अपना स्टैंडर्ड है जिसे IAS 29 कहते हैं, और वो एक इन दोनों से सेपरेट एरिया है. तो बेटा ये तीन तरह की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को जो एक कंपनी दूसरी कंपनी में करती है. तो अब हम बात करेंगे वो पहली इन्वेस्टमेंट की टाइप की जिसको हम कह रहे थे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज. तो बेटा सब्सिडरी बनती तब है द डिसीजन क्राइटेरिया इज़ कंट्रोल, कि जब किसी एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी का कंट्रोल आ जाता है. तो कंट्रोल आने के लिए जो शराइत हैं वो क्या हैं, वो इसी स्लाइड में आपको नज़र आ रही हैं. लेट्स रीड इट. अच्छा, मोस्टली ओइंग अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स.
ये कंट्रोल तब आ जाता है मोस्टली, मतलब मोर देन 90% केसेस में, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स या मेजॉरिटी ऑर्डिनरी शेयर होल्ड कर लेती है। अब मेजॉरिटी ऑर्डिनरी शेयर से मुराद है मोर देन 50%। 51% अगर शेयर खरीद लिए तो आपके पास मेजॉरिटी शेयर आ गए एंड यू हैव नाउ कंट्रोल टू गवर्न दैट कंपनी। रेयरली, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मेजॉरिटी शेयर नहीं भी होते, फिर भी आपके पास कंट्रोल आ जाता है। मिनॉरिटी शेयर, अब मिनॉरिटी शेयर के साथ आपके पास कंट्रोल या वोटिंग पावर कैसे आ सकती है वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये एक एक्सेप्शन है। जनरली ऐसा होता है कि जब आप 50% से ज़्यादा शेयर खरीदते हैं तो कंट्रोल तब ही आपके पास आता है, लेकिन रेयरली बिलो 50% इन्वेस्टमेंट भी आपके पास कंट्रोल आ सकता है। एनी हाउ, IAS 27 states that control can usually be assumed to exist when the parent owns more than half of the voting power of an entity unless it can be clearly shown that such ownership does not constitute control. जनरली ऐसे होता है कि 50% से ज़्यादा अगर आपने शेयर खरीद लिए तो आपके पास कंट्रोल या वोटिंग पावर आ गई। अब ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें 50% से कम वाली इन्वेस्टमेंट पे भी, या जिसको हम माइनॉरिटी शेयर्स भी कहते हैं, माइनॉरिटी शेयर्स के साथ भी कंट्रोल आ जाता है। वो कैसे आता है? दीज आर स्पेशल सर्कमस्टांसिस। द पेरेंट हैज़ पावर ओवर मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट्स विद द अदर इन्वेस्टर्स। आपने एग्रीमेंट कर लिया है, 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, 50% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीदे, लेकिन आपने एग्रीमेंट कर लिया है कि मेरे पास 50% वोटिंग राइट्स मौजूद होंगे और बाकियों ने एग्री कर लिया है, तो देन यू हैव द कंट्रोल बाय एग्रीमेंट। सेकेंड वन इज द पेरेंट हैज़ पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी बाय स्टैच्यू और अंडर एन एग्रीमेंट। या आपके पास किसी दूसरी कंपनी को की फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ को गवर्न करने की पावर आ गई है किसी भी वजह से, एग्रीमेंट की वजह से और किसी लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से, तो फिर भी यू हैव द कंट्रोल। अच्छा, थर्ड वन इज द पेरेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब आपके पास डायरेक्टर्स को रिमूवल की जो है वो पावर आ जाती है आपके पास, तो इट मीन्स आप उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यू हैव अ कंट्रोल। अब इसमें आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर हो या ना हो ये एक अलग बात है, बट इफ़ यू हैव अ पावर टू appoint or remove the majority of members of board of directors, then you have it will be presumed that you have the control over that company. The fourth one is the parent has power to cast a majority of votes at meeting of the board of directors. जब parent company के पास majority vote जो है वो कास्ट करने की पावर आ जाती है, तो ये समझा जाता है कि कंट्रोल भी उसी के पास मौजूद है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने अगर किसी कंपनी की, आपकी कंपनी ने किसी कंपनी की 50% से कम भी उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन मौजूद है, तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट योर कंपनी हैज़ कंट्रोल ओवर दी अदर कंपनी। तो ये बेटा चार जो है वो शराइत जो है ये स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर गाइडलाइन दी है। तो इन चारों पॉइंट्स को देखते हुए हमें कंट्रोल की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ग्रुप अकाउंट्स। बेटा ये जो हम बात कर रहे थे कंट्रोल की और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज़ की, तो ये उसका ही आगे से फर्दर एक पार्ट है कि अगर
सब्सिडरीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो IAS 7 जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह की रिक्वायर करता है, तो ये एक लाइन आपके नीचे इसमें स्लाइड में नज़र आ रही है। IAS 27 रिक्वायर्स अ पेरेंट to present consolidated financial statements in which the accounts of the parent and subsidiary or subsidiaries are combined and presented as single entity। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेटा पेरेंट अपने अकाउंट्स बना रहा है, पेरेंट कंपनी के अपने अकाउंट्स हैं, सब्सिडरीज़ के अपने अकाउंट्स हैं। लेट सपोज एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, एक हाइपोथाइज करते हैं कि पेरेंट कंपनी जो है वो गुजरांवाला में मौजूद है, जो सब्सिडरी उसकी एक गुजरात में मौजूद है, एक लाहौर में है और एक दुबई में है। तो एक पेरेंट, तीन सब्सिडरीज, पेरेंट फ्रॉम गुजरांवाला, सब्सिडरी 1 गुजरात, सब्सिडरी 2 लाहौर, सब्सिडरी 3 दुबई। तो IAS 27 रिक्वायर करता है कि गुजरांवाला बेस्ड जो पेरेंट है उसने तमाम की ग्रुप अकाउंट्स को इकट्ठा करना है और एक सिंगल एंटिटी के तौर पे इनको प्रेजेंट करना है। सेपरेट भी प्रेजेंट होंगी और ओवरऑल ग्रुप अकाउंट्स भी प्रेजेंट किए जाएंगे। याद रखें बेटा कि जब बात करते हैं हम लोग कंसोलिडेशन की तो फिर तमाम सब्सिडरीज़ को ऐड होना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जैसा कि हम एग्जांपल में डिस्कस कर रहे थे, गुजरांवाला की सब्सिडरीज जो है वो गुजरात और लाहौर को कंसोलिडेट कर ले, कंबाइन कर ले और दुबई वाली सब्सिडरी का जो अकाउंट्स है उसको स्किप कर दें, तो ऐसा नहीं होता। तो एक तो यहाँ बात थी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो आपको समझ आ गई होगी। आप लोग वैसे भी पाकिस्तान की किसी ग्रुप अकाउंट को देखें, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएं, कंपनीज़ को देखें तो वहाँ भी सेपरेट फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट जो डाउनलोड होती है किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जिसकी सब्सिडरीज मौजूद हैं, तो उस पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएं तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होंगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नज़र आ रही होंगी। अच्छा, in which the accounts of the parent and subsidiary are combined and presented as a single entity। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि तमाम जो पूरा आपका ग्रुप है उसकी भी जो है ना वो परफॉर्मेंस वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने आनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स। तो ये वो जो दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें आपके पास कंट्रोल पावर टू गवर्न या कंट्रोल तो नहीं आता, लेकिन यू जस्ट हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन ऑफ द कंपनी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज समटाइम्स लेस देन अ सब्सिडरी बट मोर देन अ सिंपल इन्वेस्टमेंट। लेस देन अ सब्सिडरी से मुराद है कि वही बात है कि पावर नहीं आ रही लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो आप कर सकते हैं। IAS 28 अब इसके ऊपर जो है वो IAS 28 गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, स्टेट्स दैट इफ़ एन इन्वेस्टर होल्ड्स 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी इट कैन बी presumed that the investor has significant influence over the investee। तो ये presume किया जाता है कि significant influence आ गया है। तो याद रहे कि इन्वेस्टमेंट का लेवल 20% से लेके लेस देन 50% होना चाहिए। अगर 51% होल्ड आ जाए या वोटिंग राइट्स आ जाएं तो उसको एसोसिएट नहीं, उसको फिर सब्सिडरी कहते हैं। तो ये 20% से लेके 50% से कम या इसके अंदर अंदर जो इन्वेस्टमेंट है एक कंपनी की दूसरी कंपनी में, तो ये इसके अलावा भी IAS 28 ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि इनमें से अगर कोई क्राइटेरिया आपको नज़र आ रहा हो तो फिर भी ये समझा जाता है कि वन कंपनी और पेरेंट हैज़ द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंपनी। नंबर 1 इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टी।
जब आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो तब भी इट मीन्स यू हैव अ significant influence on the decision of that company. Number 2 is participation in policy making process. जब पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका मतलब है आप उनके फैसलों को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं. मटेरियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी, जब इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के दरमियान कोई मटेरियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फिर भी ये समझा जाएगा. इंटरचेंज ऑफ मैनेजमेंट पर्सोनल, जब आपकी कंपनी और उस कंपनी की मैनेजमेंट पर्सोनल्स की जो है वो इंटरचेंज किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं और फर्दर जो है वो आप उनको आपस में रिप्लेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन दैट कंपनी. प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जब आप किसी कंपनी को टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है यू कैन हैव you have the power to say or power to influence the decision of that company. तो ये वो 5 किस्म के क्राइटेरियाज हैं जिन्हें IAS 28 जो है IAS 28 स्पेसिफिकली अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, तो वो इनको एनलिस्ट करता है कि अगर ये वाली कंडीशंस मौजूद हैं तो समझा जाएगा कि एक कंपनी के पास या एक कंपनी दूसरी कंपनी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि बेटा इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेरी कर जाती है. कंट्रोल जब आ जाता है तो उसमें फुल कंसोलिडेशन होती है, जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी और है, और इसके अलावा जब सिंपल इन्वेस्टमेंट हो तो उसकी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. तो तीनों को अलग अलग स्टैंडर्ड जो है वो गाइड कर रहे हैं. ओके, अब हम इन 3 इन्वेस्टमेंट के जो लेवल्स हैं इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये टेबल आपके सामने है, लेकिन इसके अंदर अब कुछ एक एडिशंस जो है वो मैंने कर दी हैं. IAS 28 रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. तो ये पहली जो इन्वेस्टमेंट की टाइप है दैट इज़ सब्सिडरी. सब्सिडरीज़ में आपके पास कंट्रोल है 50% से ज़्यादा. जब आपके पास किसी दूसरी कंपनी का 50% से ज़्यादा अप टिल 100% में फुली ओन्ड सब्सिडरी बन जाती है, और 50 से अगर 100 के दरमियान इन्वेस्टमेंट हो तो दैट इज़ पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी. तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो IAS 27 जो गाइड करता है कि फुल कंसोलिडेशन की जाती है, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरे का पूरा आपस में मिला दिया जाता है. बेटा इसको जितना मैं बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों को कंबाइन कर देना है. कंबाइन करना इतना आसान नहीं है. देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, बड़ी ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट्स भी करना पड़ती हैं. एनी हाउ अप टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग दी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स. अभी हम न्यूमेरिकल साइड पर नहीं आए, तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल सिर्फ डिस्कशन बेस तक जो है वो रखते हैं. तो इसके बाद जो है सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ एसोसिएट. एसोसिएट ये है कि व्हेन यू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आएगा? जब आप 20% से ज़्यादा जो है किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो एंड अप टिल 50%, क्योंकि 50% से ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट होगी तो वो एक सब्सिडरी कहलाएगी. लेकिन अब अगर आपने 20 से 50% के दरमियान किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या उसके शेयर खरीदे हुए हैं तो वो आपकी एक एसोसिएट कंपनी है. तो उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट इज़ इक्विटी अकाउंटिंग, और इसके लिए IAS 28 जो है वो स्टैंडर्ड इसे गाइड करता है. अगर इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉन ऑफ अबव, इन दोनों में से ना हो तो वो एक सिंपल एक कंपनी की दूसरी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है. जनरली वो 20% से कम होती है एज़ फॉर सिंगल कंपनी अकाउंट्स, और इसको IAS 39 जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपनी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. तो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वन कंपनी कैन हैव ऑन द अदर company, and these types are these are classified according to you can say under the domain of this area. तो इस जो ये स्टैंडर्ड है IAS 27, इसको देखते हुए
हम एक कंपनी की दूसरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।